स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 70 का संग्राम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड क्रांति दल ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और द्वारा हाट विधानसभा से पुष्पेश त्रिपाठी प्रत्याशी होंगे। इसके साथ ही देवप्रयाग विधानसभा से दिवाकर भट्ट उम्मीदवार होंगे और श्रीनगर विधानसभा से मोहन काला प्रत्याशी होंगे। धनौल्टी की अगर बात करें तो धनौल्टी विधानसभा से उषा पवार को टिकट दिया गया है। लैंसडाउन विधानसभा से एपी जुआल को टिकट दिया गया है। अल्मोड़ा विधानसभा से भानु प्रकाश जोशी को टिकट दिया गया। वहीं काशीपुर विधानसभा से मनोज डोबरिया को टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से। ओमकेश्वर विधानसभा से शांति प्रसाद भट्ट जिनको टिकट दिया गया है, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। केदारनाथ विधानसभा की बात की जाए तो गजपाल सिंह रावत जिन्हें यहां पर मैदान में उतारा गया है। रायपुर विधानसभा से अनिल डोभाल को प्रत्याशी चुना गया और ऋषिकेश विधानसभा से मोहन सिंह असवाल जो कि चुनावी मैदान में उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही देहरादून कैंट की अगर हम बात करते हैं तो इस विधानसभा से अनिरुद्ध काला को टिकट दिया गया पार्टी की तरफ से। चौबट्टा खाल विधानसभा से वीरेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया। टिहरी विधानसभा से उर्मिला को उम्मीदवार बनाया गया है। किच्छा विधानसभा की बात करें तो जीवन सिंह नेगी को टिकट दिया पार्टी ने और डोईवाला विधानसभा से शिव प्रसाद सेमवाल को टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से। राज्य में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, तमाम सारे गलतियां, गलत तरीके का पैटर्न राष्ट्रीय दलों ने दिया था, उसको उन्होंने लॉकडाउन के समय में देखा, समझा और वो पूरे तरीके से राष्ट्रीय दलों के जो उत्तराखंड की बदहाली के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ खड़ा है। ये बहुत अच्छी बात है इस चुनाव में और मुझे लगता है ये नौजवान, ये यूथ इस बार बदलाव लाएगा। 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। इसमें अधिकांश युवा चेहरे हैं। ये एक नई यूकेडी है जिसमें हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं जिन्होंने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कुछ वो प्रत्याशी भी हैं। तो जाहिर सी बात है ये उनके अनुभव का और नए युवा जोश का एक संगम, एक त्रिवेणी टाइप से जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने आज जारी की है। उधर नैनीताल पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि कला को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ललित कला एकेडमी के निर्माण के लिए प्रयास किया जाएगा। उधर हाईकोर्ट के शिफ्टिंग वाले बयान पर सतपाल महाराज ने कहा कि वो वकीलों को विकल्प दे रहे हैं और उनकी संतुष्टि के बाद जगह बदली जाएगी। 19 करोड़ बाद में 1000 के अंदर ये जो हमने सारी जो योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, इसमें पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई है और पर्यटन की योजनाएं हैं। और इसके साथ साथ हमारा आगे प्रयास होगा कि उत्तराखंड में भी ललित कला अकेडमी हो ताकि यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिले। हम ये चाहते हैं कि वकीलों के लिए जो है कार पार्क हो, सुविधाएं मिले उनके वकीलों के लिए कार पार्क हो, तो निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास होगा और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो चाहेंगे तो निश्चित रूप में दूसरी जगह भूमि देकर के उनके एक्सपेंशन के लिए, उनके कार पार्क के लिए, उनके वकीलों के कार पार्क के लिए सुविधा जो है वो दी जाए और उसके लिए हम लोग जो है निश्चित रूप में से एक उनको आग्रह करेंगे। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे जो कि रुड़की से है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का आप पर निशाना, पहले दिल्ली मॉडल को सही करे आम आदमी पार्टी। रावत ने ये बयान दिया है और उत्तराखंड में घोषणा कर आप जनता को मूर्ख बना रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पहले आप दिल्ली मॉडल को दुरुस्त कर लें। मंगलौर में मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस और मेडिकल कैंप कार्यालय में पहुंचे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने आप पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली मॉडल को सही करे आम आदमी पार्टी। उधर उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दावेदारी भी शुरू कर दी है और इसी वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं की दावेदारी को परखने के लिए आज हरिद्वार में स्क्रीनिंग कमेटी ने अलग अलग विधानसभाओं के प्रत्याशियों का साक्षात्कार किया। जहां हरिद्वार विधानसभा सीट पर 9 लोगों ने दावेदारी की तो वहीं सबसे ज्यादा ज्वालापुर विधानसभा सीट पर 21 कार्यकर्ताओं ने टिकट की मांग की है। खुशी है कि आज हमारे स्क्रीनिंग कमेटी का ये 5वें दिन का दौरा है। यहाँ पर हम श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और कल देहरादून और आज 5वें दिन हम हरिद्वार में हम ये हमारे कांग्रेस के वीर सिपाहियों से, इच्छुक उम्मीदवारों से मिल रहे हैं। कुल 70 विधानसभा क्षेत्र का हम वो करेंगे। अभी आपके पास बात करते हुए
मैं समझता हूं कि हमारी 58-60 विधानसभाओं के प्रत्याशियों से इच्छुक उम्मीदवारों से हमने बातचीत की। देखिए, मैं तो अपना टिकट 100% मान रहा हूँ, क्योंकि 2012 में मैंने चुनाव लड़ा था और लगभग 34,000 वोट मैंने प्राप्त किए थे, जो हरिद्वार विधानसभा में ना मेरे से पहले और ना मेरे से बाद में किसी भी कांग्रेस के नेता को नहीं मिले। ये सभी जगह रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। पार्टी जो अच्छा सोचेगी उसको टिकट देगी। और चलिए इस बीच आपको हल्द्वानी से एक बड़ी जानकारी दे, जल्द जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, ये जानकारी मिल रही है। दरअसल कांग्रेस प्रोफेशनल प्रकोष्ठ की टीम जनता की राय ले रही है। प्रदेश के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से घोषणा पत्र जारी होगा और उत्तराखंड कांग्रेस के पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदेश ने इस बात की जानकारी दी है कि जल्द ही घोषणा पत्र जारी हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले जनता की राय ली जा रही है। जनता की राय के बाद घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। सुमित हृदेश ने इस बात की जानकारी दी। नहीं, देखिए, अब तो कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारा प्रतिज्ञा पत्र अथवा हमारा जो घोषणा पत्र है, इसके लिए हम सब लोग बेचैनी से रुके हैं। उसमें सारे बहुत एक नियोजित तरीके से जो हमारे प्रोफेशनल कांग्रेस वाले हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान वाले, इनको कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दिए गए। इन्होंने विधानसभा वार जाकर लोगों से फीडबैक इनपुट लिया है और मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए, विधानसभा वार भी लिया है, प्रदेश के हित में भी लिया। उत्तराखंड में जहां विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो वहीं कांग्रेस अपने घोषणा पत्र जारी करने को लेकर पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदेश का कहना है कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर लगातार रायशुमारी कर रही है और इसके बाद हम घोषणा पत्र को जारी करेंगे। इसके साथ ही जीत को लेकर भी उन्होंने ताल ठोका है। तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। प्रभारियों ने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है और आज हिमाचल के पूर्व काबीना मंत्री और कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र प्रभारी कुलदीप कुमार कोटद्वार पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 2/3 बहुमत के साथ जीत का दावा किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपी जैसे उत्तराखंड में महिलाओं को कांग्रेस टिकट में पूरी भागीदारी देगी। पूरे उत्तराखंड में 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। आप भी यहीं बैठे, मैं भी यहीं आऊँगा। अब आने वाले दिनों में 2/3 मेजोरिटी आएगी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को कैसे वहाँ पर आइकॉन बनी है महिलाओं की, उन्होंने कहा कि मैं भी लड़ सकती हूँ। तो आज महिलाएं जो है वहाँ पर जो टिकट के लिए भी आ रही हैं। यहाँ भी महिलाओं मैंने देखा है काफ़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और वो महिलाएं आ रही हैं जो सशक्त दावेदार हैं और निसंदेह यहाँ पर महिलाओं का भागीदारी जरूर होगी आने वाले चुनावों में, आने वाली विधानसभा सीटों में, ऐसा लगता है। उधर रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने भगवानपुर में सम्मान यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की है और इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि हमारी यात्रा को सभी भाइयों और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि किसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। मैंने हरिद्वार सम्मान यात्रा का अपना आगाज जो है शुरुआत भगवानपुर से की है, यहाँ से की है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस यात्रा को हमारे हरिद्वार के सभी भाई बहनों दोस्तों का पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा आशीर्वाद मिलेगा। उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और परिवर्तन की इस आंधी का नेतृत्व हरिद्वार करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उत्तराखंड में इन दिनों हरीश रावत के ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। दरअसल हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है और उस पद का सौदा हो चुका है। इसी बात को लेकर चर्चाएं इस वजह से गर्म हैं क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसी को भी नामित करने के लिए सीएम की ओर से रखे गए एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं और ऐसे में हरीश रावत के इस ट्वीट के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि पद का सौदा हो चुका है और सभी को साधा जा रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने हरीश रावत के इस ट्वीट को सिरे से नकारते हुए कहा कि मेरे पास ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है। ये हरीश रावत ही जाने कि वो किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहे हैं। न ही सीएम के द्वारा ऐसी कोई बैठक ली गई है। अब देखो, उसमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी मैं सम्मिलित हूँ। अगर ये सरकार हमसे पूछेगी, अभी तक तो पूछा नहीं, अभी तक तो मुख्यमंत्री जी ने कोई बैठक आहूत नहीं की है। अगर बैठक आहूत करेंगे हमसे भी पूछेंगे, लेकिन मेरे पास कोई जो है इस तरीके के लोग नहीं आए जिन्होंने ये प्रलोभन दिया हो कि भाई धन लेकर के जो है हमारी नियुक्ति कराने का काम करे। अब मुझे मालूम नहीं है रावत जी ने किस पर पूछने बात। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बचा हुआ है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में भाजपा अपने विजय संकल्प यात्रा को लेकर पिथौरागढ़ रामलीला मैदान पहुंची। यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टम्टा, पेयजल मंत्री भीषण सिंह चूफाल और विधायी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शामिल रहे। तो उधर धारचूला में भी भाजपा से विजय संकल्प यात्रा निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने के लिए पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। इस दौरान कई खामियां भी पाई गई। इसके बाद जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए। निर्वाचन की तैयारी हो रही है, उसको देखने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ और भ्रमण के दौरान मैंने यहाँ के जो पोलिंग स्टेशन है उसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पाकिस्तान पोलिंग स्टेशन का निरीक्षण किया, रिंगवाड़ी पोलिंग स्टेशन, सुराई डांग, नौगांव खाल, राजकीय इंटर कॉलेज, चौबट्टा खाल, इनका निरीक्षण किया। निरीक्षण में सभी जगहों पर अच्छी व्यवस्था पाई गई है। कुछ जगहों पर टॉयलेट का व्यवस्था और कहीं पर रैंप की व्यवस्था जहाँ पे कमी पाया गया है, उनको बनाने के लिए निर्देश दे दिया गया है। साथ में जहाँ वहाँ के जो BLOs हैं इनसे भी मैंने वार्ता किया। BLO के द्वारा कुछ समस्या बताई गई है कि बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर हमको फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन करना और प्रचार करने में समय लगता है। उनकी सहायता के लिए फिर अन्य अधिकारी को भी नामित करने का मैंने निर्देश SDM साहब को दिया है। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड सीएम प्रत्याशी आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया और वहां की सरकार की उन्होंने तारीफ की। ट्वीट कर लिखा कि आज हम राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय वेस्ट विनोद नगर दिल्ली की फैकल्टी और स्टूडेंट से हमने मुलाकात की। दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है, जिससे वो छोटे बच्चों के लिए हैप्पीनेस क्लासेस, लर्निंग टूल्स को इंक्लूड कर इनोवेटिव बनाने की कोशिश की जाती है और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, तारीफ की है शिक्षा को लेकर और उन्होंने कहा कि फ्री को लेकर जो हम लगातार वादे कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली हो, शिक्षा हो, उन तमाम वादों को लेकर उसी पैटर्न पर दिल्ली में कामकाज अच्छा हो रहा है। 70 के संग्राम में अब आपको दिखाते हैं बाजपुर सीट का सियासी इतिहास। इस सीट पर 2017 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर यशपाल आर्य की जीत हुई थी, मगर 2022 के चुनाव से पहले ही यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इसीलिए इस सीट पर इस बार का सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिलचस्प समीकरण दिखते हैं। रिपोर्ट देखिए। बाजपुर विधानसभा सीट सूबे की हॉट सीट में शामिल है। इस सीट से भाजपा के यशपाल आर्य विधायक थे, लेकिन अब वो पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बाजपुर विधानसभा सीट पर साल 2002 में पहला चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भाजपा की ओर से अरविंद पांडे ने चुनाव जीता था। 2007 में फिर से भाजपा के टिकट पर अरविंद पांडे की जीत हुई थी, मगर 2012 में सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिस वजह से अरविंद पांडे को ये सीट छोड़नी पड़ी। 2012 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की ओर से यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ा। यशपाल आर्य ने भाजपा के युवा नेता राजेश कुमार को शिकस्त दी थी, मगर यशपाल आर्य ने 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। 2017 में यशपाल आर्य बाजपुर से भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी सुनीता टम्टा को चुनाव हरा दिया, मगर यशपाल आर्य एक बार फिर से पुराने घर लौट आए। उन्होंने भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। यशपाल आर्य का कहना है कि उन्होंने विधायक रहते काम तो काफी कराए,
मगर जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। मैंने ईमानदारी से काम किया है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर मेरा हाथ मैंने वहाँ पर कोई काम नहीं किया हो। जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाया है, लेकिन जो 4.5 साल का लेखा जोखा मेरे सामने है वह बहुत ही कड़वा है। बाजपुर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण हमेशा से हावी रहा है। इस सीट पर सिख और जनजाति के मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका में रहते हैं। उधर इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से 2022 में बाजपुर की राजनीति दिलचस्प होने की संभावना है। एबीपी गंगा के लिए बाजपुर से बलविंदर सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या रहा था। बाजपुर सीट से भाजपा ने यशपाल आर्य को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सुनीता टम्टा को मैदान में उतारा गया था, मगर यशपाल आर्य ने सुनीता टम्टा को चुनाव हरा दिया था। हालांकि अब यशपाल आर्य भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो ये मुकाबला रहा, ये रिजल्ट रहा था। और अब आपको दिखाते हैं कि बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर सबसे पहले नजर। किसानों की समस्याएं, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा दिखाई देता है। ये क्षेत्र उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है और इसीलिए इस इलाके में बड़ी संख्या में किसान हैं। किसानों की समस्याएं चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। अवैध खनन का बड़ा मुद्दा। अल्कोहल प्लांट 2015 में स्वीकृत हुआ था और इसका शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसके साथ ही बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा यहाँ पर दिखाई देता है। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की काफी कमी है और शहर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, जिससे कि मरीजों को रेफर करना पड़ता है। ये एक बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का यहाँ पर दिखाई देता है और बेरोजगारी भी इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक के काम से कितनी खुश है। विकास तो हुआ है बाजपुर में, लेकिन सबसे अहम मुद्दा इस समय हमारा चल रहा है लीज की प्रॉपर्टी। जो 136 अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं केसेस, उन्हें अभी फ्री होल्ड नहीं किया गया है। इसको अभी नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं चाहूँगी इसको जल्दी से जल्दी हम लोगों को फ्री होल्ड किया जाए। सब अच्छे कर रहे हैं, शौचालय हो गया, सड़क हो गई, ये रोड हो गई, कॉलोनियों की रोड हो गई, गरीब लोगों की मदद करते हैं वो। और अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पिथौरागढ़ में कोरोना के 6 नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। जिन जगहों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उन जगहों को जिला प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विचार किया है और उस पर काम किया जा रहा है। जो रिपोर्ट है उसमें 6 पॉजिटिव केसेस आए हैं और डिफरेंट जगह से एंटीजन टेस्ट में आए। तो मैंने इस संबंध में सीएमओ को बुला रखा है और मेरी डेली इसकी मॉनिटरिंग रहती है और सैम्पलिंग का साइज़ हम लोगों ने बढ़ाया है और वैक्सीनेशन भी हमारा 80% के आसपास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बेहतर तरीके से इससे निपट पाएंगे और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत होगी तो वो भी किया जाए। 140 बेड का तो हमारा डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना रखा है और आइसोलेशन के लिए 691 बेड का जो है हमने बेस और जो है और पेरीफेरी में जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल पीएचसी में है, कहीं 20 बेड का है, कहीं 30 बेड का है, कहीं 10 बेड का, इस तरीके से हमने पूरी तैयारी कर रखी है और सारे बेड जो है ऑक्सीजन से लैस। बाहर से आने वालों का हमने अपने बॉर्डर में लगाई रखा है, अपनी जनपद के बॉर्डर में तो लगाई रखा है, लेकिन जो है मैक्सिमम टेस्ट जो है चंपावत बॉर्डर में जो है वहीं से होके आ रहा है, तो हमें यहाँ जो है बाहर से आने वालों की संख्या जो है कम मिल रही है।